Hello, my shimmering star. I, Anamika Diya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is textbook and supplementary material, and this one is the part of our DLED second year book Curriculum, Pedagogy and Evaluation. सो इस चैप्टर में हम जानेंगे टेक्स्ट बुक क्या होती हैं, टेक्स्ट बुक कैसे हेल्प करती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर में, टेक्स्ट बुक की जो इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स के लिए क्या है, टीचर्स के लिए क्या है, और टेक्स्ट बुक को चूज करते वक्त अगर टेक्स्ट बुक आपको आपके स्कूल में लगवानी है तो आप कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे. इंट्रोडक्शन. देखो, हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते हैं जब भी आप क्लासरूम में जाते हो, ठीक है. दीज आर द सोर्स ऑफ लर्निंग. टेक्स्ट बुक क्या है टीचर के लिए और स्टूडेंट्स के लिए उस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है. इवन टेक्स्ट बुक हैव स्ट्रेटजीज कि ये चीजें कैसे करानी है, क्या टॉपिक टॉट करना है, टीच करना है अपने क्लास में जाके. सो टेक्स्ट बुक हमारे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का मेन इंस्ट्रक्शनल सोर्स होता है जिससे हम अपनी पूरी टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसीजर करते हैं. नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट बुक को डेफिनेशन. देखो, टेक्स्ट बुक क्या होता है, जिसके अंदर आपका पूरा कोर्स गिवन हो, आपका पूरा सिलेबस गिवन हो, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड हो या जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है उन्होंने अप्रूव किया हो. जैसे आपका जो करिकुलम है वो एनसीटी करेगी तो उनके क्या ऑथर रहेंगे, क्या क्लैरिफिकेशन या मिनिमम लेवल चाहिए उस बुक के अंदर. तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का कोर्स कंटेंट आपको गिवन होता है वही आपकी टेक्स्ट बुक कहलाती है. सो टेक्स्ट बुक में भी डिफाइंड एज अ बुक कंटेनिंग क्या क्या डिस्क्रिप्शन दी गई हो जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन होती है. मतलब आपके पास कोई थ्योरी, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कैसे एक्सप्लेन करा है, रिलेशनशिप गिवन हो, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंशिएशन हो दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पूरा दिया हो, concepts, principle, theory, related issue, these all are given in your prescribed educational body. That body is known as our textbook. तो टेक्स्ट बुक क्या हुई, जिसके अंदर आपका कोर्स गिवन है, जिसके अंदर आपका कंटेंट गिवन है, जिसके अंदर उस कंटेंट की थ्योरीज, प्रिंसिपल, एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, रिलेशनशिप, ये सारी चीजें अगर आपको एक ही मेन बॉडी में मिल रही हैं कहीं पे तो वो हमारी टेक्स्ट बुक कहलाती है. इंपॉर्टेंस क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट बुक हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर में, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ही आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, हाउ टू इवेल्युएट ये भी पता चल. तो फर्स्ट है अ सोर्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस रेफरेंस. स्टूडेंट्स हैव टू रेफर द टेक्स्ट बुक ऑलमोस्ट डेली. स्टूडेंट्स को रेफर करना होता है, टीचर भी बोलते हैं. जैसे मैंने कहा, दिस वन इज अ पार्ट ऑफ आवर बुक करिकुलम, पेडागोजी एंड इवेल्युएशन. तो टेक्स्ट बुक जो है हमारा रेफरेंस है कि हमें अगर कोई टॉपिक करना है, कहीं से पढ़ना है तो कैसे क्लैरिटी लेके आओगे बच्चों के सामने. तो ये पूरा रेफरेंस है जो आपको पूरी क्लैरिटी के लिए और कॉन्टिन्यूअसली यूज करने के लिए जरूरत पड़ती रहती है. अ सोर्स ऑफ डूइंग द क्लास एंड होमवर्क. क्लासरूम में आपको कैसे कराना है, कैसे साइकोलॉजी करानी है. इट ऑल्सो इंक्लूड द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, जिसमें आपके पास टेक्स्ट बुक के अंदर क्लासरूम ऑफ होमवर्क के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर गिवन है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर गिवन है, प्रोजेक्ट वर्क गिवन है, मेंटल एबिलिटीज के क्वेश्चन गिवन है. तो ये सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक से ही मिल जाती है. थर्ड है टीचर्स टास्क फैसिलिटेटेड. अगर टीचर को कोई भी टास्क कराना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस रहेंगी, ये पूरी गाइडलाइंस आपकी टेक्स्ट बुक में मिलती हैं. गाइडलाइंस होने के साथ साथ टीचर अपनी हैंडबुक की तरह भी इसे यूज करता है, क्योंकि उसे जो भी पढ़ाना है वो इसी में गिवन है. अपडेट रखने के लिए, क्योंकि मान लो मैं मानती हूँ एक टीचर को पूरी नॉलेज होती है, ही और शी हैज द मास्टरी ऑन हिज सब्जेक्ट, फिर भी उसे अपने लेसन प्लान प्रिपेयर करते हुए क्लास को कैसे स्टार्ट कराना है, अनाउंसमेंट कैसे करनी है, कंटेंट क्या बताना है, या फिर रेफरेंस भी तो कुछ देना पड़ता है ना कि बेटा हम ये करने वाले हैं टॉपिक. तो यहाँ पे टीचर के पूरे टास्क को फैसिलिटेट करने का काम हमारी टेक्स्ट बुक ही कर रही है. फोर्थ है यूजफुल फॉर द पेपर सेटर. जिन्हें पेपर बनाना है, द पर्सन हु इज गोइंग टू सेट द एग्जाम और पेपर. तो बैलेंस क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए कि बच्चे ये ना कहें कि प्रिस्क्राइब्ड मटेरियल ये था और आप उस मटेरियल से बाहर करा रहे हो. तो अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए, बच्चों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ती है. नेक्स्ट है फिलिंग द गैप ऑफ नॉलेज.
गैप हो जाता है, नॉट ओनली इन द स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर वो 4th से 5th क्लास में आई हैं तो उन्हें भी अपनी नॉलेज के गैप को फिल करना है, क्योंकि नया ज्ञान सीखने से पहले उन्हें पुराने ज्ञान को दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा, और उस ज्ञान के जो हमारा नया ज्ञान है और पुराना ज्ञान है उसे जोड़ने की भी कोशिश करनी पड़ेगी कि कुछ छूट ना जाए। तो इस प्रकार से टीचर की नॉलेज को भी गैप फिल करता है। मैंने कहा था अभी कि मास्टरी होती है, बट खुद को अपडेट रखने के लिए रेफरेंस की तरह क्या पढ़ाना है ये देखने के लिए भी हमें टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड यूनिट वर्क। टेक्स्ट बुक में ना सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। मान लो अगर मुझे यूनिट 1 करानी है तो उसके अंदर क्या क्या गिवन है, जैसे आपकी फर्स्ट यूनिट में करिकुलम से रिलेटेड सारी चीजें गिवन है, आपका करिकुलम क्या होगा, एनसीएफ क्या होगा, उसके बाद ये 3rd चैप्टर कर रहे हैं हम कि टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री मटेरियल क्या होंगे। अगर आप नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करोगे तो उसमें पेडागोजी के बारे में गिवन है, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग क्या होंगे, उसे नेक्स्ट यूनिट करोगे, उससे नेक्स्ट करेंगे तो हमें और भी चीजें गिवन होते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स क्या होंगे पढ़ाने के, लर्नर सेंटर्ड मेथड क्या है, एंड लास्ट में हम इवैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो आपकी जो यूनिट है ना उनके टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को एक जो सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, ऑर्गेनाइज्ड चीजें जो प्रोवाइड कर रहा है वो आपकी टेक्स्ट बुक है। सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोसीजर, टीचर को किस सीक्वेंस से पढ़ाना है, यही मैं कह रही हूँ कि मान लो मैं करिकुलम की ही बात कर रही हूँ तो मुझे पहले करिकुलम के बारे में बच्चों को अवेयर कर देना है, करिकुलम कैसे आया इस बारे में अवेयर कर लेना है, करिकुलम कहाँ कहाँ प्रयोग में लाते हैं हम, जैसे टेक्स्ट बुक में हमारा करिकुलम गिवन होता है, रेफरेंस बुक में भी गिवन होता है, कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल आल्सो गिवन टू अस कि उसमें से हम ज्यादा नॉलेज को गेन कर पाए। तो हमें नोन टू अननोन, पर्टिकुलर टू जनरल जाने के लिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाने के लिए एक सीक्वेंस और प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हमारी टेक्स्ट बुक ऑलरेडी हमें प्रोवाइड करती है। यूजफुल फॉर द अदर ऑथर्स लाइक किन्हीं को कुछ रेफर करना है, लाइक इफ आई एम गोइंग टू मेक अ टेक्स्ट बुक ऑफ डीएलएड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर, तो मुझे भी ये पता चल जाए कि मेरे पास सिलेबस क्या है, किस लाइन के अराउंड मुझे घूमना है, मेरे क्या सेंटर पॉइंट है, अच्छे प्रेजेंटेशन करके या बेटर एग्जांपल डालने के लिए मुझे क्या क्या चीजें एटलीस्ट चाहिए, कि मिनिमम ये चीजें तो आपको बेसिक लेके चलनी है, इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर सकते हो। तो ये गाइडेंस भी देता है उन्हें। एंड मिसलेनियस यूजेस आ जाएंगे, लाइक अगर हम बात करें कि सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड करने के लिए, आगे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कोर बनाने के लिए, किसी प्रोजेक्ट पे बात करनी हो तो उन्हें सबनी पॉइंट या रेफरेंसेस को यूज करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक होती हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट बुक। अब जैसे मार्केट में बहुत सारी बुक होती हैं, हमें पता है क्लास 6 to 8 में हमारे पास एनसीईआरटी लगती है, 6 to 8 क्या 6 to 12 ही हमारे पास एनसीईआरटी होती है, छोटे बच्चों के लिए भी एनसीईआरटी होती है, बट बहुत सारे स्कूल सिर्फ एनसीईआरटी यूज ना करके काफी रेफरेंस बुक भी यूज करते हैं, जैसे एस चांद यूज कर लेते हैं, ठीक है, और बुक आर डी शर्मा यूज कर लेते हैं। तो वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सप्लेनेशन ज्यादा है और मार्केट में नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास है, तो किसमें सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन, इजी एक्सप्लेनेशन एंड कोर्स कंटेंट की कवरेज है, कैसे आप सिलेक्ट करोगे, क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक गुड टेक्स्ट बुक की, वो ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला तो यही है कि आपका जो भी कोर्स है आप उसे कवर करोगे, मतलब आपके पास जो एक आउटलाइन गिवन है ना आपके प्रिस्क्राइब्ड यूनिवर्सिटी से, आपके बोर्ड से, आप उसमें कोई भी पोर्शन ओमिट नहीं कर सकते और कोई भी पोर्शन ऐड भी नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा नॉलेज हम फिर भी बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं पर हम ओमिट नहीं कर सकते हैं। तो उसका जो पूरा कोर्स है वो उस बुक में गिवन होना चाहिए, मतलब इसमें हमारे यूनिट्स हो, हमारे चैप्टर्स आगे गिवन हो, हमारे टॉपिक्स गिवन हो, हमारे सब टॉपिक्स इज आल्सो गिवन इन द दैट बुक। डेप्थ ऑफ कवरेज, कि बच्चों को मेंटल लेवल पे हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है, तो हमें वैसी ही नॉलेज प्रोवाइड भी करी जाए उसके अंदर, क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम करने का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ हेडिंग या वगैरह कुछ डाल के छोड़ दूं, बट प्रिस्क्राइब्ड कोर्स कवरेज का मतलब ये है कि मैं बच्चों को डेप्थ नॉलेज भी प्रोवाइड करूं। अगर प्रिस्क्राइब्ड कोर्स की बात होती है, हमें सिर्फ वही याद करना होता, तो आप सबके पास डीएलएड का करिकुलम है, अपना तो बुक पढ़ रहे होते, आपको बस अपने करिकुलम का जानना होता, और ना ही आपको मतलब कोई भी चीजें सर्च करनी पड़ती या ढूंढना पड़ता, ठीक है। तो डेप्थ कवरेज के साथ साथ ये है कि आपकी मेंटल एबिलिटीज को भी क्या करे, वो इनहेंस करे और आपकी नॉलेज को क्लैरिफाई करे। उसके बाद है लैंग्वेज यूज्ड, कैसी लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। सबसे पहले तो ऐसी लैंग्वेज यूज हो जो कैसी हो, शुड बी लूसिड एंड सिंपल, मतलब जो हमारी लैंग्वेज है वो अच्छी, स्पष्ट और रोचक हो, एंड जो सरल भी हो,
सरल हो, सिंपल हो, इंटरेस्टिंग हो और जो एक्सप्लेन करना है वो एक्यूरेटली गिवन हो और इलिस्ट्रेशन वगैरह भी गिवन हो लैंग्वेज के साथ साथ, तो हमें टेक्स्ट बुक अच्छे से समझ आएगी और ये टेक्स्ट बुक की अच्छी क्वालिटी होनी भी चाहिए। नेक्स्ट है अप्रोच फॉलोड। कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए? अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो मुझे पता है कि हमें छोटे बच्चों में इंडक्टिव अप्रोच ज्यादा फॉलो करते हैं, और अगर हम थोड़े से हायर लेवल पे बात करते हैं जिनके पास MLL है, मिनिमम लर्निंग लेवल है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिडक्टिव अप्रोच की बुक्स लेके आ सकते हैं। तो हमें ध्यान रखनी है कौन कौन सी चीजें, कि कब आपको चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच रखनी है, कब आपको सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच का ध्यान रखना है और कब आपको लाइफ सेंटर्ड या फिर डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच का ध्यान रखना है अपने करिकुलम को पढ़ाते वक्त या अपनी बुक को सेलेक्ट करते हुए। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल्स टू बी यूज। एग्जाम्पल्स कैसे यूज हो? सबसे पहले तो रिलीवेंट एग्जाम्पल हो, मतलब जो आपकी कोर्स है, आपका जो टॉपिक है उससे कनेक्टेड हो, सिंपल एग्जाम्पल गिवन हो और एग्जाम्पल ऐसे भी हो जो डे टू डे लाइफ से जुड़े हों, क्योंकि बच्चा कनेक्ट करने में आसानी से आसान होता है बच्चों के लिए, और इंटरेस्टिंग भी हो, तो दैट इट इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट कि उन्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद है सूटेबल फॉर्मेटिंग। सूटेबल फॉर्मेटिंग का मतलब है फॉर्मेट अच्छे से गिवन हो। अच्छे से गिवन का क्या मतलब है कि आपके जो भी कंपोनेंट्स हैं, आपके जो भी चैप्टर हैं उसके कोई भी कंपोनेंट्स हैं, तो कब उसमें अब प्रिंट आपको दिखाना है, कब आपको वो कैब उसके साथ देनी है। जैसे आप बहुत सारी बुक देखोगे ना, साइड में अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है तो उसका मीनिंग हमें लिखा होता है। कौन सी चीजें कंसीडर करके हमें चलनी है, कौन सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे बोल्ड मिलता है हमें, बॉक्स अलग से मिले होते हैं, PYQ के क्वेश्चन गिवन होते हैं, लास्ट में समराइजेशन होता है, तो बिल्कुल फॉर्मेट अच्छे से होना चाहिए। फॉर्मेलिटी का मतलब है प्रिंट कब आएगा, बोल्ड कब आएंगे और कब कोई चीजें प्रिसीड करेगी, कोई चीज कब किसी से सक्सीड कर रही है, पैटर्न क्या गिवन है, दैट इज नोन एज ओवरऑल फॉर्मेटिंग। अपीलिंग ग्राफिकल एलिमेंट्स, मतलब हमारी बुक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे पास ग्राफिकल एलिमेंट्स इज ऑल्सो गिवन दैट, बिकॉज इलस्ट्रेशन आपको दे सकते हैं, चार्ट, टेबल, पोस्टर, पिक्चर, ये सारी चीजें हमें दी जानी चाहिए, बिकॉज दीज आर मोर कॉम्प्रीहेंसिव। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा और इससे आपकी बुक की अपीयरेंस अच्छी होगी, साथ साथ बच्चे कैच करेंगे चीजों को आसानी से और इंटरेस्टिंग भी फील होगा। नेक्स्ट है हमारे समरी पॉइंट। एट लास्ट ऑफ द लेसन हमारे पास कुछ समरी पॉइंट गिवन होते हैं जो हमारी नॉलेज को ब्रश अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम पूरा चैप्टर दोबारा से नहीं पढ़ सकते, तो हमने अपने चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी और क्या क्या चीजें ऐसी थी जो हमारे लिए स्टिल यूजफुल हैं, तो हम उन्हें पढ़ लेते हैं और एग्जामिनेशन में क्विक रिवीजन के लिए भी वो हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएटिव एक्सरसाइजेस। इवेल्युएटिव एक्सरसाइजेस का क्या मतलब है? यहाँ पे आपका जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, मैंने कहा उससे पहले कि हमें एक समरी गिवन होनी चाहिए कि हम पूरे चैप्टर को दोबारा से रिकैप कर सकें। इसके साथ साथ आपको होमवर्क भी गिवन होता है कि आपको कौन से क्वेश्चंस, कौन से पजल्स, कौन से क्विजेस सॉल्व करनी है, जिससे आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट भी कर पाओ एंड टीचर इज ऑल्सो गोइंग टू इवेल्युएट टू यू कि उसकी टीचिंग कैसी गई है और आप भी खुद को करो कि आपकी लर्निंग कैसे गई है। तो कोग्निटिव डोमेन्स को अफेक्टिव डोमेन और स्किल बेस्ड क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं, जिससे कि बच्चे के तीनों डोमेन्स जो क्या हो सेटिस्फाई हो जाएं और सभी डोमेन्स की नॉलेज हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वर्क। लास्ट में तुम्हें कुछ अंडरटेकन मिलता है और लास्ट में ही आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं जिसपे आप बच्चों को प्रोजेक्ट बनवा सकते हो, और वो सारे हमारे रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ने का काम करते हैं कि आपने जो भी लर्निंग की है, जो टिप्स वगैरह है वो गिवन होती हैं और क्या आप उसे डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे मिसलेनियस रिक्वायरमेंट्स। टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू लुक फॉर सम कॉन्सिडरेशन, कुछ कॉन्सिडरेशन लेके चलनी है। वेल क्वालिफाइड और वेल रीड होना चाहिए, जिससे कि जो है जो बुक है वो हाईली क्वालिफाइड और कंसिडरेशन होगी और बिब्लियोग्राफी वगैरह गिवन होगी, तो कोई भी अगर चीजें रह जाती है उसमें तो हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। एंड मिसलेनियस रिक्वायरमेंट में ये है कि आपकी बुक का प्राइस जो है वो भी सभी अफोर्ड कर पाए और ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, मतलब प्राइस से ही रिलेटेड आ जाएगा, बुक ज्यादा हैवी ना हो, इजीली पोर्टेबल हो। नेक्स्ट है हमारे प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक। ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेके चलने हैं जब वी आर यूजिंग टेक्स्ट बुक, जब हमें टेक्स्ट बुक को प्रयोग में लाना है। तो मतलब हमें कुछ ऐसी चीजें लेके चलनी है, विवेकपूर्ण हमें याद समझ के चलनी है कि जब हमें टेक्स्ट बुक यूज करेंगे तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ओरिएंट करेंगी हमारे कॉन्टेंट से। थोरो स्टडी ऑफ द टॉपिक। जब भी टीचर को अपनी क्लासरूम में आना है, किसी टॉपिक को पढ़ाना है, तो उससे पहले वो उस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज लेके आए, जिससे क्या होगा
कि अगर कोई भी लैप्स बीच में आ रहे हैं या कोई नई इन्फॉर्मेशन आपकी बुक ने आपको गिवन करी है तो आप उससे ऑलरेडी अवेयर होगे, और बच्चे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो आपको किसी भी टाइप की एम्बैरेसमेंट को फील या फेस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सप्लीमेंटिंग द टेक्स्ट बुक आफ्टर। अगर आपको सप्लीमेंट करना है तो आप कैसे करोगे, टेक्स्ट बुक पढ़ाने के साथ साथ हमें कुछ बच्चों को एडिशनल मैटर भी गिवन करना होता है, तो वो हमारे रेफरेंस बुक और जर्नल्स में मिल जाता है जो हम अपने बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है अवॉइड रेप्लिकेशन। आपकी बुक में ऐसी कोई भी चीजें बार बार नहीं दी गई हो और आप खुद से भी उस चीजों को बार बार ना पढ़ें, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को पढ़ने पे भी ध्यान रखना है। इन टच विद द न्यू एडिशंस, की अगर आपके पास नए एडिशन किसी भी बुक के आए हैं तो आप उन्हें ऐड कर पाओ। फिर नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट बुक एज अ लेसन प्लान। समटाइम टीचर्स आर वेरी बिजी, उनके पास बहुत सारे पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स नहीं भी होते तो अ लॉट ऑफ वर्क दे हैव टू डू, तो कई बार वो अपने लेसन प्लान्स क्रिएट नहीं कर पाते। फॉर सच टीचर्स द टेक्स्ट बुक इज ऑल्सो सर्व एज अ गुड लेसन प्लान फॉर द टीचर, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। एट लास्ट भी उसके पास रिकैप एंड इवेल्यूएशन की चीजें भी गिवन होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव आर ऑल्सो गिवन फॉर द सम बुक, तो उन्हें लेसन प्लान अलग से प्रिपेयर नहीं करने पड़ते। एंड वी ऑल नो दैट हमारे जो टीचर होते हैं उस बुक को सुनाने वाले बिल्कुल एंकर की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली वो सप्लीमेंट की तरह काम कर लेंगे। नेक्स्ट है प्रिकॉशन टू बी टेकन बाय द स्टूडेंट। स्टूडेंट को ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए जब भी वो टेक्स्ट बुक को रीड करें। फर्स्ट है हमारा कीपिंग द टेक्स्ट बुक इन द पोजेशन। अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास रखें, कोई उसे ना ले, कोई हार्म ना करे या कोई चोरी ना कर ले। नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग द टेक्स्ट बुक फॉर द असाइनमेंट। जब भी आपको कोई असाइनमेंट मिले, कंसल्ट टॉपिक आपको करने को दिया जाए, तो आप उसमें से उसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है रिपीटिशन फॉर इफेक्टिव लर्निंग, कि हमारी जो इफेक्टिव लर्निंग हम बनाए रहे हैं उसके लिए हम बार बार उस टॉपिक को रिपीट करते रहें, जिससे हमारी कॉम्प्रीहेंशन बढ़े और हमारी नॉलेज ग्रास्पिंग भी ज्यादा हो जाए। फिर इसके बाद है फॉलोइंग द ऑथर्स इंस्ट्रक्शंस। कई इंस्ट्रक्शंस ऑथर ऑलरेडी गिवन करता है, तो हमें उन इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना चाहिए, जिससे ये हो कि आपकी इंस्ट्रक्शन इसलिए भी गिवन होते हैं कि जो रीडर हैं वो मतलब अटेंशंस प्रोवाइड करें और कंसंट्रेशन भी बना के रखें, और जो भी हमारी नेसेसरी गाइडेंस है हम उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उन चीजों को इजीली ग्रास्प कर सकते हैं। एंड वो जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं इसीलिए भी गिवन होती हैं कि हमें उस नॉलेज से ओरिएंट किया जाए। नेक्स्ट है नोट टेक मेकिंग फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हेडिंग है, कौन सी लैंग्वेज यूज करी हुई है, इस चीज को ध्यान में रखते हैं बच्चे अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। लाइन टू लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड राइट इट डाउन इन आवर नोट। देन है मेंटेनेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को फाड़ना नहीं है, कोई भी ऐसी रेकलेसनेस चीजें नहीं करनी है, रिजर्वेंस के साथ रखना है। हायर क्लासेस में जा रहे हो तो जो स्टूडेंट्स अपनी पर्सनल लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, और मतलब बच्चों को जो है अपनी टेक्स्ट बुक को पूरा मेंटेन करके रखना है। So our next is guidelines for textbook under NCF 2005. NCF 2005 ने NCF के रिगार्डिंग मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग ऐसी कौन कौन सी गाइडलाइंस दी हैं जिसकी कैटेगरी में किसी बुक को लाने पे वो एक अच्छी टेक्स्ट बुक कहलाएगी। So these are the guiding principle for textbook writer based on the guidelines of NCF. The following are the guiding principles for textbook writer. The textbook should be child oriented. Child oriented का मतलब है कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है, बच्चों की मेंटल एबिलिटीज क्या है, बच्चे का लेवल ऑफ लर्निंग क्या है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज कैसी है, उस चीज को ध्यान में रखते ही हमें उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करनी है, क्योंकि हमें बच्चे को ऐसी चीजें ही प्रोवाइड करनी है जो उनके प्रीवियस नॉलेज से अटैच हो सके और बच्चा उसे बहुत इजीली ग्रास्प कर पाए। नेक्स्ट इज इट शुड इंक्लूड द सोशल कंसर्न स्टेप फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चे को सिखाए कि हमारी विविधता में भी एकता है। एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ऐसी उन्हें ऐसी वोकेशनल चीजें बताई या ऐसे स्टेप्स बताए जिनसे बच्चे जो है अपनी गरीबी को रिमूव कर पाए। इलिटरेसी शुड बी एम्फेसिस्ड, और जो हमारी इलिटरेसी होती है उसको भी हम क्या कर पाए, रिमूव कर पाए। इट शुड सजेस्ट द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। मतलब कि हमें जो बच्चों की अवधारणाएं हैं या गतिविधियां हैं ऐसी करवानी चाहिए कि बच्चे को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट उनकी एक्टिविटीज से समझ आ जाए और वो उन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को भी बच्चे अपने खुद के एक्सपीरियंस लर्निंग से सीख पाए। रोट लर्निंग बिल्कुल भी इंकरेज ना की जाए।
एनवायरमेंट को कैसे प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, और हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर ये सारे पॉइंट्स भी हाईलाइटेड होने चाहिए। द कंटेंट सिलेक्टेड शुड बी स्टैंड द टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव वैलिडिटी, की जो हमारी मतलब बच्चे की जो बौद्धिक क्षमता है या संज्ञानात्मक वैधता है वो बताए, मतलब आपकी वो जो चीजें हैं उसकी कुछ ना कुछ वैलिडिटी हो, जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हैं, प्रोसेस वैलिडिटी हो, हिस्टोरिकल वो कहीं से फाइंड आउट हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, एथिकली भी वो बुक हमारी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इनह्यूमन चीजें बच्चों को सिखा दोगे। स्टूडेंट शुड बी एबल टू कम्प्रीहेंड, बच्चे को जो बुक है उसके कंटेंट है, उसका कॉन्सेप्ट है, वो कॉम्प्रीहेंड कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, और टेक्स्ट बुक ऐसे पैरामीटर से लिखी जानी चाहिए जो पढ़ने के एलिजिबल हो और करिकुलर एक्टिविटीज को भी ऐड करे। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री मटेरियल। सप्लीमेंट्री मटेरियल्स क्या होते हैं? अदर देन आर टेक्स्ट बुक, जो भी मटेरियल आप उसको प्रोवाइड करते हो किसी भी लर्नर को, वो हमारे सप्लीमेंट्री मटेरियल होते हैं, अनुपूरक शिक्षण सामग्रियां, लाइक रेफरेंस बुक हो सकते हैं, जर्नल हो सकते हैं, वर्क बुक हो सकते हैं, लर्निंग किट्स हो सकती हैं, एंड प्रोग्राम्ड मटेरियल आर ऑल्सो द टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल्स। फर्स्ट है रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक क्या होती है? जिसके अंदर जिस भी कंटेंट की बात हो रही है ना, वो इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन या इन डेप्थ नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करे, ऐसी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करे जो स्पेसिफिक हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके रेफरेंस बुक जो मिलेंगे उसके अंदर भी आपका पूरा सिलेबस मिलना ही चाहिए, बट इसमें हमारी जो रेफरेंस बुक है इसके अंदर आपको इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन मिलेगी किसी भी स्पेसिफिक एरिया की। ये आपको इनरिच कराएंगे आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस से, और एक्सटेंसिव स्टडी के लिए, या अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, या यू वांट टू रीड दैट बुक, तो हम रेफरेंस बुक को क्या कर सकते हैं? सजेस्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को। रेफरेंस बुक्स आर मेनली यूज्ड बाय द टीचर्स एंड सीनियर स्टूडेंट्स। उन बड़े बच्चों के लिए काम आती हैं क्योंकि छोटे लेवल का बच्चा सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक पे ही ज्यादा ध्यान दे पाता है, या फिर वो बहुत ज्यादा क्रीम बच्चा हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में हमारे पास इलिस्ट्रेशन भी गिवन होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे रेफरेंस बुक में गिवन होती हैं जिसके अंदर आपको पूरे पाथवेज दिए होते हैं कि आपको किस किस रास्ते पे चलना है, विद डेप्थ एंड द थोरो नॉलेज, जहां पे आप सिर्फ चीजों को बहुत कम या फिर कंटेंट रिलेटेड सीख रहे हो कि बस ये आपका सिलेबस आपको पढ़ना है। बट अगर मैं बात करती हूँ रेफरेंस बुक की, तो रेफरेंस बुक आपको इतनी अच्छी नॉलेज देती हैं और जिनकी लैंग्वेज भी सिंपल होती है कि बच्चा जो है पूरा साइंटिफिकली उसके पीछे का पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, साइंटिफिक रीजन जान पाए। नेक्स्ट है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस बुक। जो हमारी रेफरेंस बुक है उनकी क्या नीड है और क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इट शुड गिव यू द ऑथेंटिक डिटेल। ऑथेंटिक मतलब जो पहले से प्रमाणित है या प्रमाणित करके ही उस बुक में ऐड किया गया है, मतलब जिन चीजों की वेरिफिकेशन हो चुकी है वही चीजें हमारी इंक्लूड की जाएंगी। फॉर ओरिजिनल डिटेल्स, कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो ओरिजिनल हैं जिन्हें आप सत्य स्थापित कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट है इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रेफरेंस बुक आप ले ही क्यों रहे हो, अगर कंटेंट ही गिवन है तो वो आपकी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, इसीलिए ले रहे हैं हम कि वो आपको बिल्कुल इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करे, इफेक्टिव प्रिपरेशन आपको प्रोवाइड करे। टीचर्स के लिए हेल्पफुल है बिकॉज इफ एनी काइंड ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट आर एडेड टू दैट कंटेंट, तो हमारे टीचर्स वहां से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। फॉर इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, कि हमारी जितना भी हम मौजूदा कार्य करा रहे हैं उसमें भी हम चेंजेस लाए और कुछ नया कर पाए। नेक्स्ट आता है जर्नल्स। जर्नल्स क्या होते हैं? जर्नल वो पब्लिश्ड क्राइटेरिया होता है या आर्टिकल होते हैं जो एम्फेसाइज करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, लाइक रिसर्च स्कॉलर जो होते हैं वो अपने जर्नल पब्लिश करा सकते हैं। जर्नल मंथली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं, मतलब साल में 4 बार आए, सेमी एनुअली हो सकते हैं और एनुअली हो सकते हैं, मतलब साल में 1 बार आने वाले। तो इनके अंदर हमारे पर्टिकुलर टॉपिक ही डिस्कस किया जाएगा, लाइक टीचर एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, जर्नल फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बायोकेमिकल जर्नल। तो जर्नल सिर्फ अपने बेसिक एरिया पे ही फोकस करते हैं। सो जर्नल जो होते हैं, जर्नल आर कंफ्यूज विद द मैगजीन्स, पर मैगजीन्स नहीं है। मैगजीन अपने आप को एक टाइप से लिमिट नहीं करता है, बट जर्नल अपने आप को एक टाइप से लिमिट करते हैं और पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए ही ये पब्लिश किए जाते हैं। लाइक द जर्नल ऑफ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर एग्जांपल इट इज स्टडी बाय द अकाउंटेंट स्टूडेंट, द स्टूडेंट हु आर परसुइंग अकाउंटेंसी, वो इनको कर सकते हैं। साइंस स्टूडेंट के लिए अकाउंटेंट क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारे स्पेसिफिक एरिया के लिए ये जर्नल बनाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ जर्नल है एकेडमिक और स्कॉलरली जर्नल, मतलब आप पढ़ाई से रिलेटेड जो बच्चे हैं जिन्होंने एकेडमिक में एक्सेल किया है तो वो अपने जर्नल पब्लिश करा सकते हैं। और ट्रेड जर्नल इज टोटली रिलेटेड विद द बिजनेस।
सो फर्स्ट एकेडमिक और स्कॉलरली। एकेडमिक होते हैं लाइक किसी डिसिप्लिन को पढ़ना है आपको, किसी सब्जेक्ट को पढ़ना है, आप उसके अंदर करा सकते हो। आपने कोई रिसर्च की है उसके लिए करा सकते हो। आपने कोई लिटरेचर रिव्यू किया है आप उसके लिए करा सकते हो। आपकी कोई इंपेरिकल फाइंडिंग है, लाइक मैं किसी एनवायरमेंट में गई हूं और मैंने जाके वहां पे कोई चीजें देखी है और उसको मैं वेरीफाई कर सकती हूँ विद टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, तो मैं उसे पब्लिश करा सकती हूँ। एम्पिरिकल फाइंडिंग आर दोस फाइंडिंग्स व्हिच आर जिसके अंदर आप अपनी सेंसेस यूज करके डाटा कलेक्ट कर रहे हो और डाटा को प्रूव भी कर रहे हो। एंड दिस काइंड ऑफ जर्नल्स आर रिलेटेड विद द एजुकेशनल व्यू, जिसके अंदर आप एजुकेशन से रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट चीजों को कॉन्क्रीट लेवल तक ला सकते हो और उन्हें प्रूव भी कर सकते हैं। सो आर एकेडमिक एंड स्कॉलरली जर्नल्स आर पब्लिश्ड बाय द रिसर्च स्कॉलर, द स्टूडेंट हु आर collecting the empirical data or any kind of research or review the researches are related with the academic journal. Then आते हैं ट्रेड जर्नल। ट्रेड जर्नल आर टोटली रिलेटेड विद व्हाट? बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है। लाइक अगर आपको रिटेलिंग करनी है, आर्किटेक्चर करना है, फाउंड्री प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे जर्नल्स हमारे किस में आ जाएंगे? हमारे ट्रेड जर्नल्स में आ जाएंगे। Trade journals are generally sent to qualified members and organization falling under the particular industry. ये उन्हें ही भेजे जाते हैं या उन्हीं के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने जर्नल पब्लिश भी करा सकते हैं। एंड दीज जर्नल्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड। इसमें कोई भी आप ऐसा या अपना कोई डाटा इंक्लूड नहीं कर सकता जो बाहर का हो, तो जो पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं उसे ही उसे पब्लिश करा सकते हैं। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ यूट्यूब या किसी चीज के ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो वही आदमी उसे स्पेसिफिकली पब्लिश कराएगा जिसके अंडर वो चीजें हैं, तो कोई और इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन ही उसे पब्लिश करा सकती है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल। फर्स्ट है नॉलेज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। नॉलेज ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, तो हमारी जो रिसर्च फाइंडिंग है, मतलब किसी बच्चे ने कोई रिसर्च जर्नल पब्लिश कराया या कुछ भी चीजें फाइंड आउट की हैं, तो उनके लिए मोर रिसर्च स्टडी हो उसके लिए, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी डाटा मिल जाएगा और बच्चे उसे रिव्यू करके अपने व्यू पॉइंट्स या सजेशंस उसमें ऐड कर सकते हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं, ट्रस्टेड सोर्स ऑन इंफॉर्मेशन। बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि रिसर्च जर्नल्स तभी पब्लिश कराए जाते हैं जब आप उसे हाइपोथेटिकली भी प्रूव कर पाओगे। देन सिस्टम ऑफ नेटवर्किंग, चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है जो एक दूसरे से जुड़े हैं, वहां पे काम आ सकते हैं। एडवर्टाइजिंग वैल्यू, जैसे इंडस्ट्री की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो एडवर्टाइजिंग के लिए भी हो सकते हैं। एकेडमिक और इंडस्ट्री बेस्ड जॉब के लिए, इंस्पिरेशन स्कॉलरली राइटिंग के लिए, और प्रोग्रेस को इंडिकेट करने के लिए भी हमारे जर्नल्स पब्लिश कराए जाते हैं। नेक्स्ट है वर्कबुक्स। वर्कबुक में बी डिजाइन फॉर द लर्निंग कम इवेल्युएशन ऑफ एक्सक्लूसिव फॉर इवेल्युएशन पर्पसेस। वर्कबुक क्या होती है? बहुत सारे बच्चे फेमिलियर भी होंगे वर्कबुक से। बहुत सारे स्कूल्स में ऑलरेडी वर्कबुक होती थी, उन्हें कोई नोटबुक नहीं बनानी पड़ती है। इसमें क्या होता है, ऑलरेडी जो आपने पढ़ लिया है अपना कंटेंट, उसके रिगार्डिंग आपको कैसे होमवर्क करना है, क्या कैसे क्लास वर्क आपको करना है, उसके लिए टोटली जो टॉपिक था ना, उसके लिए पूरी एक्सरसाइज उस वर्कबुक के अंडर गिवन होती थी। तो वो थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल सिचुएशन पे आप कैसे सोचते हो और उसे कैसे डील करोगे, इसके अंदर आपको लिखना होता था। तो वर्कबुक क्या होती है? जिसके अंदर आपके कोर्स को कवर करने के लिए, या आपका जो लेसन है या आपकी सब यूनिट है उसको कवर करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए जो भी बुक बनाई जाती है, आप उसे वर्क बुक बोलेंगे। सो एडवांटेजेस क्या है? सोर्स ऑफ लर्निंग है, सीखने का तरीका है। सेल्फ लर्निंग एम्फेसाइज्ड होती है, सप्लीमेंटिंग होती है टेक्स्ट बुक। देखो, सोर्स ऑफ लर्निंग है, इट्स टीचिंग, मतलब टीचर ने क्या पढ़ाया है आपको और आपने उसे कितना लर्न किया है। आप उस टेक्स्ट बुक को, उस वर्क बुक को भर के देखो, आपको समझ आ जाएगा कि आप चीजों से डील कर पाए हैं या नहीं। सेल्फ लर्निंग एम्फेसाइज्ड, मतलब आप खुद की लर्निंग को देख सकते हो, टीचिंग की तो देख ही सकते हैं कि आपको टीचर ने कितना अच्छा पढ़ाया और आपने क्या ग्रास्प किया। देन है सप्लीमेंटिंग द टेक्स्ट बुक। हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके लिए दिस इज ऑल्सो अ सप्लीमेंट्री मटेरियल, दैट्स व्हाई वर्क बुक इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सप्लीमेंट्री मटेरियल। एंड वाइड एंड वेरिड एक्सपीरियंसेस, जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी के पीछे आपको क्वेश्चन है सिर्फ वही क्वेश्चन उसमें मिले, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन। तभी मैंने कहा था कि रियल लाइफ सिचुएशन या प्रैक्टिकल वैल्यूज आर आल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन दिस काइंड ऑफ वर्कबुक। टेस्टिंग स्टूडेंट्स नॉलेज एट द वेरियस लेवल, डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल पे कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, कॉम्प्रिहेंस बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, एप्लीकेशन भी होंगे, क्वेश्चन भी होंगे, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो बच्चों की जो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज है उसको टेस्ट करने में भी हेल्प करती हैं। बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। इंटरेस्टिंग डिवाइस है, बिकॉज बच्चे अगर लेसन पढ़ के आते हैं तो दीज आर दोज स्टूडेंट्स आर वेरी एंथुजियास्टिक कि वो अपना काम कर सकें। लर्निंग बाय डूइंग सिखाते हैं। इकोनॉमिक, टाइम और स्पेस की इकोनॉमी है। देखो, आप एक नोटबुक बनाओ, उसमें सारी चीजें लिखो, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, यू जस्ट हैव टू आंसर इट।
इसके बाद रिसर्च को भी इंकरेज करता है कि आगे आप और क्या चीजें इसमें इंक्लूड कर सकते हो। देन आती है लर्निंग किट्स। लर्निंग किट्स क्या है? किट्स से आपको समझ भी आ रहा होगा कि किट्स क्या होती हैं। किट्स वो आपके पास मटेरियल या आपके पास वो बॉक्स होता है जिसके अंदर आप उस मतलब जिस चीज की वो किट है उससे ओरिएंटेड सारी जो मटेरियल है, हैंड्स ऑन या माइंड्स ऑन मटेरियल है, आप उन्हें क्या कर सको, सीक्वेंस में पुट कर सको और रख सको किसी चीज को डेवलप करने के लिए। जैसे हमारे पास फर्स्ट एड किट होती है, तो हमारा क्या पर्पज है कि अगर आपको कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है जिसका आप इलाज अपने घर पे कर सकते हो, तो हम वो चीज अपने पास रखते हैं। तो हमारे पास एक ये पोर्टेबल कंटेनर होता है जिसके अंदर आप कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल रख सकते हो, एपरेटस रख सकते हो, और इसे डेवलप करा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि अगर उन्हें किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी स्पेसिफिक नीड है तो वो कर सकते हैं। लाइक मैथ्स की अगर लर्निंग किट्स की बात करूं तो मैं इसके अंदर डिवाइडर रख सकती हूँ, कंपास रख सकती हूँ, ठीक है, रूलर रख सकती हूँ, पेंसिल रख सकती हूँ, शार्पनर रख सकती हूँ, ये सारी चीजें मैं रख सकती हूँ अपनी मैथ्स की किट में। कोई भी सिलेंडर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ऐसी 2D हम शेप्स भी उसके अंदर रख सकते हैं। सो दीज किट्स विच आर टाइप ऑफ कंटेनर in which the apparatus, the teaching learning aids or the material of that specific contents are stored, and this kind of learning kits are portable from one place to another place. So बहुत सारे टीचर्स अपनी लर्निंग किट अपने पास रखते हैं और एनसीईआरटी ने भी लर्निंग किट्स को डेवलप करने के लिए बोला है। और साइंस और मैथ्स में तो लर्निंग किट्स होती हैं, पर प्राइमरी सीनियर सेकेंडरी में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, विच आर यूज्ड इन अ क्लासरूम। एडवांटेजेस क्या क्या है? एनसीएफ के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, सेल्फ कंटेन्ड किट है, मतलब जितना मैटर उसमें चाहिए उस किट के अंदर हमारे पास है। इफेक्टिव लर्निंग और रिटेंशन होते हैं बिकॉज इफ यू आर यूजिंग मटेरियल TLMs इन आवर क्लास, द टीचिंग लर्निंग में शुड बी इफेक्टिव फॉर दोज क्लासेस। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम वही चीजें उसके अंदर रखते हैं विच आर चीप एंड नॉन एक्सपेंसिव, जिसे आप अनपोर्टेबल की बात कर रही हो तो आप इजीली कैरी भी कर पाए। एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट बुक लर्निंग, कि आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक लर्निंग दे रखी है आप उससे कुछ हटके भी चीजें सीखो, तभी हम लर्निंग किट्स रखते हैं। नेक्स्ट आर पोर्टेबिलिटी, एक जो आप लगा लो कि हमारी कोई लिमिटेशन है कि हम हर बार लर्निंग किट के सारे मटेरियल को साथ नहीं ले जा सकते और एक्सपेंसिव भी होती हैं, और हर एक टीचर या हर एक स्टूडेंट के लिए ये लर्निंग किट अवेल करना भी क्वाइट डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है प्रोग्राम लर्निंग और इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है? इट इज अ मेथड ऑफ टीचिंग और लर्निंग इन विच कंटेंट टू बी लर्नड इन एनालाइज्ड और डिवाइस्ड पार्ट। इसका कहने का क्या मतलब है? अगर आपके पास इतना बड़ा कंटेंट है, आपको लर्न करना है, यू हैव टू डिवाइड दैट कंटेंट इनटू अ सिंपलर फॉर्म। मतलब अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कंटेंट गिवन है तो आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि आपकी लर्निंग बेटर हो जाए और आप इजीली उन चीजों को समझ सको। सो प्रोग्राम लर्निंग के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स होते हैं, जिसके बाद नो हार्ड एंड फास्ट रूल होता है। इफ यू आर लर्नड अ वन फ्रेम तो आप जंप कर जाओगे टू द नेक्स्ट फ्रेम, ऐसे ही आप नेक्स्ट फ्रेम पे चले जाएंगे और ऐसे ही हमारी फ्रेमिंग बढ़ती चली जाएगी, जिसके अंदर 3 से 6 सेट ऑफ फ्रेम होते हैं और हर एक फ्रेम में क्वेश्चंस और उस फ्रेम से रिलेटेड कंटेंट होता है, जिसे क्राइटेरियन फ्रेम बोलते हैं। प्रीसीडिंग फ्रेम आर टीचिंग फ्रेम्स कंटेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडीड बाय द लर्नर। तो हमारे फ्रेम्स में क्या होता है? कंटेंट गिवन होता है और द लास्ट फ्रेम ऑफ द सेट कंटेन्स अ क्वेश्चन ओनली। लास्ट फ्रेम में हमारे सिर्फ क्वेश्चन होते हैं, जिसे क्राइटेरियन फ्रेम भी बोलते हैं। द लर्नर गोज थ्रू ईच फ्रेम, ऐसे ही लर्नर चलता रहता है, उसकी इन्फॉर्मेशन को गेन करता रहता है और परमिट करता है टू गो फॉर द नेक्स्ट फ्रेम। प्रोग्राम्ड मटेरियल इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम्ड लर्निंग में जो मटेरियल हमारा डेवलप किया जाता है वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के अंडर किया जाता है। बीएफ स्किनर इन 1958 में इस टेक्निक को यूज किया है। ह्यूमन लर्निंग टेक्स प्लेस अंडर अ कंट्रोल्ड कंडीशनिंग की जाती है। वी ऑल नो अबाउट दिस, क्योंकि जब हमारा एग्जाम आता है तो हम ज्यादा पढ़ाई की तरफ भागते हैं, क्योंकि वी आर इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन कि या तो हमें काम करना ही पड़ेगा या अदरवाइज हम इस चीज के लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इट डिलीवर्स इन्फॉर्मेशन, छोटे फ्रेम्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिवाइड कर देता है इन्फॉर्मेशन। जो आपको कंटेंट आपको मिलता है वो एक छोटे छोटे फ्रेम्स में मिलता है। कुछ फ्यू टीचिंग पॉइंट्स आपको एट अ फ्रेम सिखाए जाते हैं, और जब आपने वो सारी चीजें कर ली होंगी तो आपको उसके लिए एक्सक्लूजन क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ेगा, एंड दैट क्वेश्चन आंसर राउंड और या द फ्रेम विच इंक्लूड द क्वेश्चन आर कॉल्ड एज क्राइटेरियन फ्रेम। सो द लर्नर हैज टू रीड ईच फ्रेम, समझना है और आंसर करना है, एंड ही इज अलाउड टू पास द नेक्स्ट फ्रेम। उसे तभी पास किया जाएगा जब वो पीछे वाले फ्रेम को क्रॉस कर लेगा। द लर्नर प्रोसीड टू ऑन पेस, अपने पेस पे चल सकते हैं। उन्हें इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने पीछे वाला पढ़ लिया है फ्रेम तो ही वो नेक्स्ट फ्रेम पे जंप कर पाएंगे।
इसके बाद आते हैं प्रोग्राम्ड मटेरियल। प्रोग्राम्ड मटेरियल क्या होते हैं? जब प्रोग्राम्ड लर्निंग के लिए जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है आपकी स्टडी को इंडिपेंडेंटली और सेल्फ लर्निंग के लिए, तो जो मटेरियल आपके साथ मिल रही है, जो आपको रेफर किए जा रहे हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए, दैट मटेरियल इज नोन एज प्रोग्राम्ड मटेरियल। अब इनके फायदे क्या हैं? सप्लीमेंट करते हैं टेक्स्ट बुक को, क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के देखना होगा और उनके साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करनी होगी। वैलिडिटी होती है, मतलब जो भी हमारी सामग्री रहेगी वो हमारे कंटेंट के लिए मान्य होगी और हमारा कंटेंट उससे ओरिएंटेड ही होगा। आप अपनी पेज से कर सकते हो, फीडबैक इमीडिएट मिल जाएगा, बच्चे का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज द स्टूडेंट इज गोइंग टू लर्न विद दीज फ्रेम एंड स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीडबैक ऑफ दैट फ्रेम। एंड इंडिविजुअलाइज लर्निंग है, सब अपने अकॉर्डिंगली उसे लर्न कर सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी आर in this chapter we are aware with the textbook supplementary book textbook के क्या फीचर हैं, क्या गाइडलाइन एनसीएफ ने दिए हैं, स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक को कैसे संभाल के रखना है, क्या प्रिकॉशंस यूज करनी है while using the textbook and supplementary material by the teachers and the students, और ये सप्लीमेंट एंड टेक्स्ट बुक हमारे कंटेंट को इनरिच कैसे करती हैं और हमारे करिकुलम को कैसे डिसाइड करती हैं, एंड हाउ वी कैन मेक आवर करिकुलम इफेक्टिवली बाय यूजिंग दीज काइंड ऑफ मटेरियल इन आवर क्लासरूम। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। आपने जान लिया टेक्स्ट बुक के बारे में, सप्लीमेंट्री मटेरियल के बारे में, टेक्स्ट बुक के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, किसकी हैं, एनसीएफ की क्या गाइडलाइंस हैं, प्रिकॉशंस क्या लेनी है, स्टूडेंट्स के लिए क्या फीचर्स हैं, टीचर्स को कैसे हेल्प करते हैं, और सप्लीमेंट्री मटेरियल में भी हमने ये सारी चीज जानी है फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल, जिसके अंदर हमारी वर्कबुक आ जाएगी, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, हमारे जर्नल्स आ जाएंगे, हमारे पास रेफरेंस बुक आ जाएंगी। तो इनसे ये चैप्टर पूरा हमारे कंटेंट ओरिएंटेड मटेरियल से ही है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।